हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहां पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से टॉपिक कौन कौन से कवर कर चुके हैं, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हों। इस सेशन को हो सकता है
इट्स माय फर्स्ट लाइव क्लास। ओके तेजस्वी, ठीक है, यू विल एंजॉय, ठीक है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लोग फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक्स को कवर कर दिया है। कौन कौन के कवर हो चुके हैं? आपका एब्जॉर्प्शन कवर हो चुका है, आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कवर हो चुका है आपका, ओके ये आपका होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो चुका है। यहाँ पे मैंने कवर किया है डिफ्यूजन। चलो मैं यहाँ पे बोलूं, इसको एब्जॉर्प्शन बना रहने दो, इसको एब्जॉर्प्शन बना रहने दो। पहले मैंने आप लोगों का कवर किया था डिफ्यूजन, ठीक है, पहले कवर किया था आप लोगों का यहाँ पे डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कवर हो चुका है डिफ्यूजन, आप लोगों का कवर हो चुका है क्या? डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन कवर हो गया, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कवर हो गया, एब्जॉर्प्शन कवर हो गया, ड्राइंग कवर हो गया। ये 4 यूनिट कवर हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने हर सेशन में पिन करवा रखी है और आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को शेयर भी कर दी थी। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है वो लोग ज्वाइन कर लेना। सेशन के लास्ट में मैं उसका लिंक भी आप लोगों को दिखा दूंगा। आज मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनवा दी है। ये 4 लेक्चर जिन लोगों ने नहीं किए वो लोग पीछे से रिवाइज कर लेंगे और आज से यहां से डिस्टिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चल ओके, आज हम लोग बात करेंगे किसकी? डिस्टिलेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन है क्या? डिस्टिलेशन को पढ़ने से पहले सर डिस्टिलेशन का मेन रोल क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टिलेशन एंड व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्टिलेशन। व्हाट इज द डिस्टिलेशन? आप सिंपल इंटरव्यू में बैठो और आपसे पूछ दिया जाए कि डिस्टिलेशन है क्या, कोई मेरे को थोड़ा कुछ शब्दों में बता सकते हो क्या? ये तो चलो मैं बाद में आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा अपने बारे में अपने तरफ से बताओ, ठीक है, कि व्हाट इज द डिस्टिलेशन। आप थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली। व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग्स अबाउट डिस्टिलेशन। डिफ्यूजन, ओके, डिस्टिलेशन है क्या, थोड़ा बताएंगे क्या? व्हाट इज द डिस्टिलेशन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रुद्र, तूने बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सेपरेशन है सर, ये सेपरेशन टेक्निक है, ये बिल्कुल ये इनकम्प्लीट है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं चीजें, लेकिन जो एग्जैक्ट आपकी जो डेफिनेशन होती है ना कि बिल्कुल इनके ऐसी आप डेफिनेशन वे लो कि लोग सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, किसका? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का सेपरेशन है, किससे? मिक्सचर ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिलेटिव वॉलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। सेपरेशन ऑफ more volatile component from the mixture of more volatile component and less volatile component, ठीक है, with the help of mechanism of relative volatility or या slash, ठीक है, boiling point difference, ओके। ये आप डेफिनेशन बिल्कुल इसको याद कर लो, कभी भी डिस्टिलेशन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, एक बार आप लोग कॉपी में चाहो तो इसको राइट डाउन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन की कॉपी आपकी अलग से बनी होनी चाहिए, एक राइट डाउन कर लो। मैं बड़ी सुंदर सी एकदम से टाइप करा के लेकर आया हूं। डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ लेस एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बाय द पार्शियल वेपराइजेशन, ठीक है, विद द ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉलोड बाय द कंडेंसेशन। ये बोलना है तो बोल दो, नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपको यहां तक तो बोलना ही है, यहां तक तो आप लोगों को बोलना ही है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मैकेनिज्म आपसे पूछता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द डिस्टिलेशन। मैकेनिज्म होती है रिलेटिव वॉलेटिलिटी। अभी हम आएंगे रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर, रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होता है। यस ग्रेट, ठीक है। सारे लोग इस कॉपी में कहीं पे राइट डाउन जरूर कर लो, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन को सारे लोग राइट डाउन जरूर कर लेंगे। डिस्टिलेशन का काम आती है इंटरव्यू में, इन जनरल आपसे पूछ ही लिया जाता है कि डिस्टिलेशन के अंदर घुसने से पहले सबसे पहले मुझे डिस्टिलेशन टेक्निक बताओ, व्हाट टाइप ऑफ दिस टेक्निक, यहाँ पे किस टाइप का हम लोग सेपरेशन करते हैं। सारे लोग कॉपी में राइट डाउन करने के बाद एक बार डन बोल देंगे। ये जरूर आपके कॉपी में होनी चाहिए, ये डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है। तो डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन टेक्निक। ये क्या है? एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक, चलो भाई ठीक है, इनकेस आपने बोल दिया सिर्फ सेपरेशन टेक्निक है, तो सेपरेशन टेक्निक तो एब्जॉर्प्शन भी है, सेपरेशन टेक्निक तो आपका एक्सट्रैक्शन भी है, राइट। तो सेपरेशन टेक्निक नहीं है, सेपरेशन टेक्निक किस मैकेनिज्म की हेल्प से हो रही है, ये डिफरेंट करता है डिस्टिलेशन को, ठीक है। किस टेक्निक से हो रही है? रिलेटिव वॉलेटिलिटी। अभी ये वाला टर्म क्या है, इस टर्म पे अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डन, बहुत बढ़िया। चलो रिवीजन रहेगा तो कुछ एप्लीकेशन की जस्ट मैं बात करूंगा, तो ये डिस्टिलेशन का आप लोगों को एप्लीकेशन कहां पे देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बात करेंगे तो जैसे एथेनॉल वाटर सेपरेशन, तो वहां पे आपका डिस्टिलेशन टेक्निक यूज होगी, ठीक है। एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन का आपको सेपरेशन करना है, ठीक है, सेपरेशन करना है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एनिलीन आपको लोगों को बनाना है,
ठीक है, तो एनिलीन के प्रोडक्शन में आप लोगों को इन चीजों का सेपरेशन करना है, तब भी आप लोगों को डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और जो कॉमन पेट्रोलियम रिफाइनरी, कॉमन पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है, जैसे आप लोगों को बहुत सारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, केरोसिन हो गया, गैस ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, फ्यूल ऑयल्स हो गए, नेफ्थेन्स हो गए, तो पूरे में आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टिलेशन टेक्निक्स को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, सो दैट थोड़ा सा आप लोगों को फील आने लगे कि ये होता क्या है। जस्ट एक मैं हल्का सा 2 मिनट में रिकॉल करके दिखा देता हूं, अदरवाइज इस पे काफी लंबा मैंने डिस्कशन अपने जो मेन कोर्स है उसमें दे रखा है। ठीक है, क्रूड ऑयल का आपसे, क्रूड ऑयल से आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, कट्स हैं, ये सब आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब आपके पास क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल को डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पहले पास किया जाता है। किन किन स्टेज में पास किया जाता है, इस पे एक बहुत लंबी स्टोरी है, कभी बात करेंगे मिलके। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट ये कट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे। जब कभी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आपके कट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो केरोसिन का अलग यूज होता है, नेफ्थिन का अलग यूज होता है, पैराफिन का अलग यूज होता है, ओके, डीजल का अलग यूज होता है, पेट्रोल का अलग यूज होता है। फिर इसके बाद भी बहुत सारी यूनिट्स लगी होती हैं, एफसीसी वगैरह, क्रैकिंग वगैरह भी करते हैं, ओके, आइसोमराइजेशन वगैरह भी करते हैं, अलग अलग यूनिट्स लगी होती हैं। फिर हम लोग फाइनली किस पे चले जाते हैं, पेट्रोल या गैसोलीन, फिर वो आप लोगों को मिलता है, राइट। आपके पास कुछ यहाँ पे बॉटम में निकल जाता है एस्फाल्ट, जो कि रोड वगैरह, कोल वगैरह निकल जाता है, जो कि बनाने में काम आता है। तो मेन आपका क्या डिस्टिलेशन का पर्पज क्या है कि इस क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इनको सेपरेट करता है। ठीक है, तो सेपरेट कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन का यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा जब भी आप पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री में विजिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकालना है तो आपको किस टेक्निक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, डिस्टिलेशन टेक्निक का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, यहां पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अभी मैं ये वाले पार्ट, थोड़ा इंटरव्यू वाला पार्ट है, तो इंटरव्यू वाली सीरीज मेरी फॉलो कर लेना। ठीक है, वहां पे मैंने ये वाले जोन पे बहुत सारी बात कर रखी है। ठीक है, यहां पे क्या प्रोसेस होता है, एक एक स्टेप पर बात कर रखी है। अभी हम लोग सिर्फ गेट के लिए बात कर रहे हैं, रिवीजन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पे अभी मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ यहीं पे बात करते हैं हम लोग ना। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, आपको आना चाहिए कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, आप लोगों को आना चाहिए डिस्टिलेशन पढ़ने से पहले। कुछ बेसिक टर्म, तो सारे लोग हेडिंग एक छोटी सी डाल लेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म्स, फिर हम लोग डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म जैसे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करने वाले हैं। तो कुछ टर्म है, तो यहाँ पे 2 टर्म बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे पूरे डिस्टिलेशन में, पूरे डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे। एक टर्म आप लोग पढ़ेंगे क्या, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, एक आप पढ़ेंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, और एक दूसरा जो टर्म है वो आप पढ़ेंगे लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। व्हाट इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, कोई मेरे को बताएगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है। ये आपकी सपोज कर लो कोई फीड है, तो फीड में 2 टाइप के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक होगा आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, एक होगा आपका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, अभी 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 आ रहे हैं वैभव, उसी बात पे आ रहे हैं। रिलेटिव वोलेटिलिटी स्टार्ट होने दो, अभी जस्ट मोमेंटम मिलने दो। व्हाट इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जिन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जिन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब इजीली वेपराइज हो जाए, जो कंपोनेंट इजीली वेपराइज हो जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का एक और नाम है, ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का एक और नाम है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का एक और नाम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लेस बॉइलिंग पॉइंट। जिन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। ठीक है, लेस बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स, लेस बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। वेरी नाइस। ठीक है, अब जिन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, इट मींस जिन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे, राइट। वो क्या हो जाएंगे, इजीली वेपराइज हो जाएंगे, तो उनका जो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर होगा। इसमें एक और पॉइंट राइट डाउन करो, ये क्या होंगे, हाई वेपर प्रेशर कंपोनेंट, हाई वेपर प्रेशर कंपोनेंट। ये कैसे होंगे, हाई वेपर प्रेशर कंपोनेंट। ठीक है, यस। ये कंपोनेंट और कौन से होंगे, वेरी नाइस रुद्र, ये जो कंपोनेंट होंगे ये कैसे होंगे, लाइटर होंगे। जो हल्के कंपोनेंट होंगे वो जल्दी यार वेपराइज हो जाएंगे, ऑब्वियसली। जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल क्या होता है, लाइटर होता है। आपका वाटर हुआ, वाटर क्या होता है, हैवी होता है। तो वेपराइज पहले कौन होता है, पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल क्या है, लाइटर कंपोनेंट, लाइटर कंपोनेंट। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके आगे काम आएंगी। यस, ये टॉप से निकलेंगे, लाइटर कंपोनेंट होगा तो कहां से निकलेगा, ऑब्वियसली बात है टॉप से ही निकलेगा।
ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को रिगार्डिंग मोर वोलेटाइल कंपोनेंट पता होना चाहिए। ये टर्म हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कोई बात नहीं वैभव। जो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, जिसपे हम लोगों को फोकस करना है, मतलब फोकसिंग कंपोनेंट इन द गेट एग्जाम, ऐसे लिख दो, फोकसिंग कंपोनेंट इन गेट। ठीक है, गेट के एग्जाम में जो फोकस करोगे वो किस पे फोकस करोगे? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट पे। जितने भी आपकी दुनिया के बैलेंस लगेंगे वो सब किस पे बेस लगेंगे? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के ऊपर। तो जितने भी आप ऑपरेशंस करोगे वो किसके बेसिस पर करोगे? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के बेसिस पर। ठीक है, तो हमेशा आपको फोकस किस पे करना है? मोर वोलेटाइल। फीड में आपके दो कंपोनेंट होंगे, सपोज कर लो मैं बोलूं ए प्लस बी दो कंपोनेंट हैं, तो ए को मैं बोलूं मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो ए को मैं बोलूंगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और बी क्या होगा हमारा? लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के ये सारे क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। लेस वोलेटाइल वो कंपोनेंट जो इसके कंपेयर में क्या हो? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। इसके कंपेयर में इसका क्या होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट लिख लेंगे सर लोग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर कंपोनेंट। और क्या लिखेंगे? हैवियर कंपोनेंट, हैवियर कंपोनेंट। ठीक है, इतने पॉइंट सारे लोग इसके बारे में पहले राइट डाउन कर लो। अपोजिट ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट करेक्ट। ठीक है, तो ये दो टर्म आप लोगों को बेसिक टर्म है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, हाई वेपर प्रेशर होते हैं, लाइटर इन नेचर में होते हैं। ठीक है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इनका वेपर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स होते हैं और नेचर इनका कैसा होता है? लाइटर होता है। गॉट इट? इतनी बात सर हमको बेसिक बात समझ में आ गई, सारे लोग राइट डाउन कर लो। इसी पे बेस्ड हम लोग काम करने वाले हैं। डन? ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सारे लोग, रिलेटिव वॉलेटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वॉलेटिलिटी? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वॉलेटिलिटी? रिलेटिव वॉलेटिलिटी। ठीक है, मस्त एकदम से आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरा एकदम से गो थ्रू हो जाएंगे पूरे डिस्टिलेशन से जल्दी से। थोड़ा फास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट रहेगा, आप लोग कैच करने की कोशिश करना। सारे लोग एक बार मुझे लग रहा है हल्का फुल्का कहीं ना कहीं पढ़े होगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होगे, बस चीजें आपको एक बार रिकॉल करने की नीड है, तो वही मेरा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो, रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वॉलेटिलिटी? रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है? यस, इट्स सिग्निफिकेंस इज ईज ऑफ सेपरेशन, ईज ऑफ सेपरेशन और डिस्टिलेशन। ओके, थोड़ा थोड़ा बोलते चले जाओ। रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है कि ये रेशियो है। किसका रेशियो है? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर फेज में और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का लिक्विड फेज में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इट इज द जस्ट रेशियो ऑफ अल्फा ए बी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा ए बी। इट इज द जस्ट रेशियो ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज वाई ए अपॉन वाई बी विद रिस्पेक्ट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, एक्स ए अपॉन एक्स बी। ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर में मोल फ्रैक्शन, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का लिक्विड फेज में रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है आपका? रिलेटिव वॉलेटिलिटी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वॉलेटिलिटी। बेसिक डेफिनेशन ये है इसकी, बेसिक डेफिनेशन ये है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ओके, चलो सर, हम बाइनरी सिस्टम के लिए बात करें, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के लिए बात करें तो वाई ए प्लस का वाई बी कितना होगा सर? 1 होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा सर? हम 1 होगा। हम पूरे सिस्टम को मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा ए बी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कैसे लिखें? वाई बी की जगह हम कितना पुट करेंगे? 1 माइनस का वाई ए। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वाई ए अपॉन 1 माइनस का वाई ए, जो कि आप लोगों को याद रखना है, एक्स ए अपॉन 1 माइनस का एक्स ए। ठीक है, ये हमने पूरा सिस्टम किसके रिस्पेक्ट में लिख दिया है? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में लिख दिया है। ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में लिख दिया है। फाइन, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में लिख दिया है। एक तो ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, ये देखो सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को याद रखना है। 1 2 थर्ड,
थर्ड, रिलेटिव वॉलेटिलिटी को आप लोग सीधे मोल फ्रैक्शन को, गैसियस मोल फ्रैक्शन को इन टर्म ऑफ रिलेटिव वॉलेटिलिटी कैसे लिखेंगे? मैं बोलूं कि आपको YA एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा ए बी लिखना आना चाहिए, ये अल्फा ए बी लिखना आना चाहिए, उस टर्म में लिखना आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। तो मैं यहां से लिखता हूं, जो कि आप लोगों को याद रखना है, YA इक्वल टू अल्फा ए बी इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस का अल्फा ए बी माइनस का 1 इंटू एक्स। इस टर्म में आप लोगों को लिखना आना चाहिए, इस टर्म में आप लोगों को लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग याद भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास सीधे सीधे गैस लिक्विड मोल फ्रैक्शन होता है, अल्फा ए बी आपके पास गिवन होगा, आप इजीली तरीके से वाई ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। वाई ए निकाल लेंगे, सिमिलर आप लोग वाई बी भी निकाल लेंगे। ये आपको लिखना आना चाहिए, ये जस्ट आपको रिमाइंड कर लो, याद कर लो, ये आपको फास्ट बना देगा। ये आया सर कहां से है, ये आया कहां से है, यहां से आया है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ये चीज आ जाएगी। ग्रेट, यस आई नो दैट। पूरा गेम चेंजिंग सीरीज है वो, पूरी कंप्लीटली गेम चेंज कर देंगी आपके सिस्टम की दोनों सीरीज। 2 बार करो उसको, जिन लोगों ने 1 बार कर लिए हैं, अब टाइम आ गया उसको फिर से 1 बार कर लो, ठीक है। तो दिस वन रिलेटिव वॉलेटिलिटी के बारे में आपको लोगों को इतना तो मिनिमम आना चाहिए। ये सभी बात कर रहे हैं, इस पे बात करने के लिए आ जाएगा तो इस पे बहुत काफी बात की जा सकती है, ठीक है। बात करने के लिए बहुत बात की जा सकती है। अब रिवीजन हो रहा है, क्या क्या ही बात करें, एवरीथिंग यू नो दैट, ठीक है। अदरवाइज मास ट्रांसफर शुरू करने से पहले मेरे को 5 लेक्चर लगते हैं ठीक है। इक्विलिब्रियम कर्व वाला पार्ट मैंने स्किप किया हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कर्व पढ़ाने के लिए मुझे 3 दिन लग जाते हैं। चलो फाइन फाइन। एक चीज नोट करके रखेंगे, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनकेस एक चीज नोट करके बात रखेंगे। गेट 2020 का आपको सवाल टैकल करना है, जो कि गेट 2020 में एक सवाल आया हुआ है ग्राफ वाला। गेट 2020 में एक सवाल आया हुआ है ग्राफ वाला। उस ग्राफ के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, अल्फा ए बी इनकेस 1 से ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो ए कंपोनेंट है वो टॉप से जाएगा, ए कंपोनेंट आपका टॉप से जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जो बी कंपोनेंट है वो बॉटम से जाएगा, बॉटम से जाएगा, ठीक है। इस बात को सारे लोग ध्यान रखिएगा। इनकेस कभी भी इसका ऐसा मतलब लिखा हो अल्फा ए बी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब यह है कि जो ए कंपोनेंट है वो आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो आपका टॉप से जाएगा, ओके। जो बी कंपोनेंट है वो आपका बॉटम से जाएगा, राइट। छोटा सा एक और मैं बात करूं, इनकेस ये लेस देन 1 हो जाता है, ये क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। ये इस केस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, वो 2020 का सवाल बना लोगे। इस केस में जो इक्विलिब्रियम कर्व होगा, इस केस में जो इक्विलिब्रियम कर्व होगा वो हमेशा डायगोनल से ऊपर जाएगा, हमेशा क्या जाएगा, डायगोनल से ऊपर जाएगा। इस केस में इन केस ऐसा हो जाए, ये जस्ट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है, जस्ट एक रिकॉल करवा रहा हूं। पहला एक नोट इंपॉर्टेंट, दूसरा एक नोट याद रखिएगा, रिवर्स हो जाए, अल्फा ए बी की मैं बात करूं, ये लेस देन 1 हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बी है, आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं, ठीक है। इस केस में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बी है, राइट, ये बी है, तो इसका मतलब जो बी कंपोनेंट होगा वो टॉप से जाएगा, बी कंपोनेंट टॉप से जाएगा, ए कंपोनेंट बॉटम से जाएगा। इनकेस आपको वो वाला ग्राफिकली सवाल करना है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। इस केस में क्या होगा, अभी ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, दिस द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स। इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इनकेस अल्फा ए बी लेस देन 1 है तो इक्विलिब्रियम कर्व इसके नीचे से जाएगा, इसके नीचे से जाएगा, ओके, डायगोनल के नीचे से जाएगा, ठीक है, जब भी आपका अल्फा ए बी लेस देन 1 होगा। इस बात को सारे लोग केयर करिएगा। उस सवाल को आपको हिट करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़े सवाल को आराम से निकाल देती हैं। इस चीज को सारे लोग राइट डाउन कर लो। वेपर प्रेशर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताओ, एक टर्म में बताऊं, इट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर। इनकेस
थोड़ा बहुत आपको ज्यादा बात करनी है तो एक यूट्यूब पे वीडियो बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, उनको देख लेना। इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब ये जहां पे वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली होने लगे, ठीक है, दैट प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड उसकी डेफिनेशन है, तुमने स्टैंडर्ड की बात की, अदरवाइज एक टर्म में मैंने आपको बता दिया, दिस द इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम सर किस चीज का? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम? नो, इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेट ऑफ द वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ द कंडेंसेशन। इस टर्म में मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। दैट टाइम जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा लिक्विड की सरफेस पर बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है वैभव? ओके, ज्यादा आपको मैं बता रहा हूं, इस चीज का आपको फील लेना है। देखो मुझे भी बहुत ज्यादा पहले कंफ्यूजन था कि यार वेपर प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर ये सब क्या होता है। मैं आपको बताऊं, जस्ट क्या करो, टाइप किया करो यूट्यूब में। ये चीज मैंने कहां से सीखी? ये मैंने सीखी है, एक आप आईआईटी खड़गपुर का एनपीटीईएल का लेक्चर आपके पास हो तो आप देखना जाके, जो मैंने बात बताई है, आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये चीज वहां पे डिस्क्राइब करी हुई है वेपर प्रेशर को, ये जो मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोली। यूट्यूब पे इतनी टेक्निकल बात वो नहीं करेंगे, यूट्यूब पे यस आपको विजुलाइज करवा देंगे, जहां पे कंडेंसेशन और वेपराइजेशन हो रहा होगा, धीमे धीमे एकदम से बॉइलिंग जाएगा, कंडेंसेशन हो रहा होगा धीमे धीमे, तो आप फील कर लोगे वेपर प्रेशर को। यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो ऐसे छोटे छोटे टर्म, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एनिमेशन की हेल्प से आप लोगों को समझाए हैं। 2-3 वीडियो पड़े हुए मैंने ऑलरेडी देख रखे हैं, आप लोग उनको देख लेना। ठीक है, चलो, जहां पे ये तो चलो ठीक है, एक टर्म एग्जांपल बताइए, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आए या तो गूगल कर लिया करो या तो यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो देख लिया करो। चलो जी, इतनी बात हो गई ना। अब मैं आ जाता हूं, ये तो हो गई अबाउट रिलेटिव वॉलेटिलिटी। ठीक है जी, नाउ डन, ओके फाइन, डन। हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन एक्स वाई डायग्राम, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन एक्स वाई डायग्राम, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन एक्स वाई डायग्राम। पूरा एकदम से प्रॉपर तरीके से रिवीजन करवा देंगे, हर चीज से गो थ्रू करवा देंगे। ठीक है, हर चीज से गो थ्रू करवा देंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन पे मैंने 12-13 लेक्चर लिए हैं, अब मुझे 2 लेक्चर में कंप्लीट करना है, तो आप समझ सकते हो थोड़ी तो मुझे स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, थोड़ी तो स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो चीजें जल्दी से कवर हो जाएंगी, आपका टाइम भी मैं चाहता हूं कि सेफ हो जाए। ठीक है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा सा चीजें साथ में करोगे ना तो चीजें काफी अच्छी तरीके से हो जाएंगी। ये मैं वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं जो बिल्कुल गेट में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, वो बिल्कुल भी मैं चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा जो गेट से ज्यादा लिंक नहीं है। ये हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन एक्स वाई डायग्राम, क्या मैंने टर्म यूज किया है यहाँ पे? एक्स वाई डायग्राम। एक होता है टी एक्स वाई डायग्राम, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, टी एक्स वाई डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने एक्स वाई डायग्राम लिया है जो कि गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एक्स वाई डायग्राम? एक्स वाई डायग्राम क्या होता है? तो चलो मैं एक्स वाई डायग्राम को इधर बनाने की कोशिश करूं, एक्स वाई डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। चलो भाई ठीक है, नॉट टी एक्स वाई डिफरेंट। ठीक है, एक्स वाई डायग्राम पर मैं इफेक्ट ऑफ द प्रेशर देखना चाहता हूं। किसका इफेक्ट देखना चाहता हूं? प्रेशर का ऑन एक्स वाई डायग्राम। ये चीजें आपको यहीं पे समझ में आएंगी, किताब से ये जल्दी समझ में आता नहीं है ये सब। क्या मैंने टर्म यहां पे यूज किया है? क्या टर्म यूज? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्स वाई डायग्राम। क्या होगा बताओ? मैं बोलूं कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कर्व हैं, मेरे पास ये एक्स वाई डायग्राम है, ये एक्स वाई डायग्राम है, ये एक्स वाई डायग्राम है। मैं सिर्फ आपसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछ रहा हूं। मेरे पास ये है एक्स, ये वाई और ये है एक्स, ये है एक्स। ठीक है, ये 0 to 1 मोल फ्रैक्शन है, 0 to 1 जाएगा, इधर भी अपना कितना जाएगा? 0 to 1 के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, स्क्वायर रहेगा 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में। ओके, ये है हमारा डायगोनल, इसको बोलते हैं एक्स वाई डायग्राम, एक्स वाई डायग्राम, एक्स वाई डायग्राम। ठीक है, ये होता है एक्स वाई डायग्राम। ठीक है जी, दिस द एक्स वाई डायग्राम। ये है अपने इक्विलिब्रियम कर्व 1, इस पे मेरा बोलूं मैं प्रेशर P1 है, इस पे मैं बोलूं प्रेशर P2 है, इस पे मैं बोलूं प्रेशर P3 है। सारे लोग जरा ऑर्डर बता दो, ऑर्डर ऑफ द प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ प्रेशर? तुम समझ लो गेट में 1 नंबर में सवाल पूछ लिया गया, तुम ये समझ लो ये गेट में 1 नंबर में सवाल पूछ लिया गया, अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, पहली बार पूछ लिया गया है। यस अर्जुन, जो स्टूडेंट सीरियस होंगे ना, जो अच्छी तरीके से तैयारी करने वाले मोड में होंगे,
वो उन लेक्चर की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जो लोग बहुत अच्छी तरीके से एक संभलते हुए तैयारी कर रहे होंगे वो एक टाइम के बाद उन लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस समझेंगे। ठीक है, वो सारे लोग करो, उनको रिकमेंड करो, वो सिर्फ आप तक नहीं रखने हैं। वो मैंने जो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं ये हर जगह हर स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हैं, सभी लोगों तक पहुंचा दिया करो। ओके, P3 P2 P1 ऑर्डर जो होगा सर P3 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ये ऑर्डर होगा। यहां पे है मेरा क्वेश्चन मार्क वाई, दिस द माई क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को सारे लोग एक बार समझ लेंगे जल्दी से। सर जो ये है इक्विलिब्रियम कर्व, ये है इक्विलिब्रियम कर्व P3 P2 P1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑर्डर मेरे को प्रेशर का बता दो, ऐसा क्यों हो रहा है। सारे लोग जरा सोच के बताओ। मेरे पास ये कंटेनर है, मेरे पास ये कंटेनर है, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बात सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। ये मेरे पास कंटेनर है और इसमें मेरा कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। मैं यहां पे इसको क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं। मैं बोलूं P1 इक्वल टू है 5 बार, मैं वेपराइज कर रहा हूं। मेरे पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल है, सारे लोग समझ लेना, इसमें लिक्विड फिल है और यहां से सेम अमाउंट ऑफ द हीट दे रहा हूं जितनी इसमें दे रहा हूं। यहां पे P2 इक्वल टू है 10 बार। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरे को Y किसमें ज्यादा मिलेगा। हमारे पास जो वेपर में जो Y होगा यहां पे ज्यादा होगा Y1 या Y1 यहां पे ज्यादा होगा। सेम कंपोनेंट दोनों जगह फिल है, यहां पे जो अमाउंट फिल है वही अमाउंट सेम यहां पे फिल है। किसमें Y1 ज्यादा होगा, Y1 यहां पे ज्यादा होगा या Y1 यहां पे ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट किसमें ज्यादा होंगे, मतलब इजी वेपराइजेशन किसके लिए होगा, जिसमें प्रेशर कम होगा। ये जस्ट मैं आपको फील करवाने के लिए बता रहा हूं, जिसमें प्रेशर सराउंडिंग में कम होगा वही तो इजी वेपराइज होगा। जिसका प्रेशर कम वो इजिली स्केप कर जाएगा, सराउंडिंग में प्रेशर ज्यादा उसको टाइम लगेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। ओके, सराउंडिंग में प्रेशर ज्यादा तो रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो सिमिलर ये इसी बात को हम लोग यहां पे समझते हैं। हम बोले कि अपने पास फीड सेम है, फीड सेम का मतलब ये जो लिक्विड फिल है वो सेम है, लिक्विड जो हमारा फिल है वो हमारा सेम है। तो इसी बात को हम लोग यहां पे थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो लिक्विड अमाउंट है वो सेम है, सेम है, और हमारे पास वाई अमाउंट ज्यादा किसमें मिलेगा, जिसका प्रेशर कम होगा। वाई अमाउंट ज्यादा किसमें मिलेगा, जिसका प्रेशर कम होगा। मानते हो इस बात को, यस और नो बोलो। इन तीनों में से वाई अमाउंट ज्यादा किसमें मिलेगा, जिसमें प्रेशर कम होगा। तो y जब हमारा y1, y2, y3, मतलब मैं बोलूं ये y सबसे ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब इसका प्रेशर कम होगा ना। इसमें y मुझे सबसे ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब जो ये वाला इक्विलिब्रियम कर्व होगा इसका प्रेशर सबसे कम होगा, यस और नो। क्योंकि हमारा y ज्यादा मिल रहा है, y ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब इसका प्रेशर कम रहा होगा। विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉइलिंग, बिल्कुल बेसिक, मतलब क्लास 10th वाली कॉन्सेप्ट में लगाऊं बॉइलिंग का, तो प्रेशर ज्यादा वेपराइजेशन, प्रेशर ज्यादा वेपराइजेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, प्रेशर कम इजीली वेपराइजेशन हो जाएगा, मतलब y1 यहां पे ज्यादा मिल जाएगा। मतलब सर इनकेस मैं इसकी बात करूं तो तीनों दोनों के कंपेयर में इसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा तो हमें y ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब जो ये P1 रहने वाला है वो सबसे कम रहेगा, Y3 सबसे कम है, इसका मतलब जो P3 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, P3 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, P3 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और जो P1 होगा वो सबसे कम होगा। गेटिंग माय कॉन्सेप्ट, यस और नो। सारे लोगों को पकड़ में आ गया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर आप जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, आपका वेपराइजेशन या डिस्टिलेशन विल बी डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते, सिस्टम का बढ़ता चला जाएगा तो आपका डिस्टिलेशन क्या होने लगेगा, डिफिकल्ट होने लगेगा। डिस्टिलेशन क्या होने लगेगा, डिफिकल्ट होने लगेगा। ओके, डिस्टिलेशन क्या होने लगेगा, डिफिकल्ट होने लगेगा। ये बात सर हमको बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब डिस्टिलेशन सर डिफिकल्ट का मतलब क्या हुआ, इनकेस मैं नंबर ऑफ प्लेट लगाऊंगा, इनकेस हमारा प्रेशर कम है तो जो नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी वो देखो इस वाले केस में देखो कम लगेंगी। लिसन वेरी केयरफुली, जो नंबर ऑफ प्लेट्स वगैरह होंगी इस वाले केस में देख रहे होगे कम लगेंगी। देखो मैं एक दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं। ओके ठीक है, मैं देखो या इस कलर से मैं दिखा रहा हूं,
इसमें देखो नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी इसके कंपेयर में, P3 के कंपेयर में इसमें देखो कम लगेंगी। इसको बोलते हैं इजी डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं इजी डिस्टिलेशन। इनकेस मैं बोलूं कि भैया हमारे पास ये XW था और ये अपना XD था, ये अपना XD था, ठीक है, और ये अपना XW है, इसके बीच में नंबर ऑफ प्लेट इस वाले केस में कितनी लगी, 1 2 3। अब तीसरे वाले केस में देखना, बहुत ध्यान से, तीसरे वाले केस में देखना बहुत ध्यान से, येलो कलर से मैं ले रहा हूं। तीसरे वाले केस में यही से देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नंबर ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड विल बी मोर। इसको बोलते हैं डिफिकल्ट सेपरेशन, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा लग रही है, खर्चा आपका ज्यादा हो रहा है। देख रहे होगे येलो वाली लाइंस देखो, नंबर ऑफ प्लेट्स देखो ज्यादा लग रही हैं। देख रहे हो सारे लोग, मजा आ रहा है कि नहीं, एंजॉय कर पा रहे हो इस बात को, फील लो इन सब चीजों की, यही तो असली ब्यूटी है। अदरवाइज अभी जो मैथमेटिक्स चलने लगेगी उसमें मजा नहीं है, असली गेम तो यही है। इनकेस आपको डिस्टिलेशन फील करना है तो ये सब चीजें आपको देखनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इवन 6 लग गई। इसमें कितनी लगी थी, 3 लगी थी। तो नंबर ऑफ ट्रेस विल बी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ जो ट्रे हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं, दिस इज द ब्यूटी। तो जैसे प्रेशर आपका डिस्टिलेशन कॉलम में बढ़ेगा तो सेपरेशन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आप क्या करते हो, प्रेशर रिडक्शन लगाते हो उसके अंदर, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन रखते हो ना। तो ज्यादा बड़े इंक्रीज कर जाता है तो तुरंत क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो प्रेशर, ठीक है। आप या तो रिफ्लक्स, ठीक है, कम कर दोगे, या तो बॉटम से तेजी से फीड निकाल लोगे, या तो टॉप से तेजी से फीड निकालोगे। एक वो तरीका है प्रेशर को कम करने का, और दूसरा प्रेशर रिड्यूसर भी लगे रहते हैं, उसकी हेल्प से भी आप प्रेशर को सक करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ने देते हैं। इसी में एक और मैं सवाल आपसे पूछता हूं, सारे लोग थोड़ा केयर करिएगा, इसी में एक और सवाल बेहतरीन बनेगा। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी इन दिस फिगर। मैं आपसे रिलेटिव वॉलेटिलिटी का ट्रेंड पूछूं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मैं ट्रेंड आपसे पूछूं, तो वो ट्रेंड क्या होने वाला है। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी इन दैट सेम फिगर। सेम फिगर में रिलेटिव वॉलेटिलिटी का क्या ट्रेंड होने वाला है, एक ये भी सवाल समझ लो, एक ये भी जाते जाते सवाल समझ लो। इनकेस मैं बोलूं कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी का क्या ट्रेंड होगा इसमें, वेरी नाइस, रिलेटिव वॉलेटिलिटी का क्या ट्रेंड होने वाला है। तो यहां पे आप लोग बात कर रहे हो रिलेटिव वॉलेटिलिटी, सर अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 3। अगेन क्वेश्चन मार्क, कैसे इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली, मतलब अल्फा का हम प्रेशर के साथ रिलेशन निकालने तो अपना काम हो जाएगा। अल्फा क्या बताता है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी। इनकेस आप थोड़ा सा सोच पाए, अल्फा ए बी, अभी मैंने बोला था अल्फा ए बी क्या होता था, YA अपॉन 1 माइनस का YA डिवाइडेड बाई XA अपॉन 1 माइनस का XA। आपका मैं बोलूं अल्फा ए बी ज्यादा कब होगा, जब आपका YA ज्यादा होगा, YA ज्यादा आपका अल्फा ए बी ज्यादा, विद दिस रिलेशन आपका YA ज्यादा अल्फा ए बी ज्यादा, ये यहां से भी दिख रहा है। YA की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओ, आपकी अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। X से आप फिक्स रखो, YA की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, X अल्फा की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आप सोचो इस फिगर में कि किस अल्फा पर, मैं बोलूं ये अल्फा 3, ये अल्फा 1 है, तो यहां पे आपको ज्यादा Y मिल रहा है, इसका मतलब इसका रिलेटिव वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, सीधे हो गया कि अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 1 ज्यादा, क्योंकि Y ज्यादा इसका मतलब अल्फा ज्यादा, तो Y1 किसमें ज्यादा मिल रहा है, पहले वाले फिगर से, तो इसका मतलब इससे अल्फा भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो अल्फा भी इसका ज्यादा। तो यस, या यहां से भी देख सकते हो, प्रेशर से भी देख सकते हो। ये मतलब सीधे इजी था तरीका सोचने का, प्रेशर से भी दिखा दूं मैं, 1 मिनट का टाइम दो, उससे भी दिख जाएगा। ये तो जस्ट यहां से मतलब फ्रीक्वेंटली आप समझ सकते हो। दूसरा, प्रेशर से आपको देखना है तो वो भी देख लो, प्रेशर से कैसे देखना है। आपने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि अल्फा ए बी आपका जो रेशियो होता है, अल्फा ए बी, चलो छोड़ो, अल्फा ए बी आपका क्या होता है, YA अपॉन 1 माइनस का YA, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू YA,
ठीक है, यहां से जस्ट मैं बात करूंगा राउट्स लॉ से, वाई ए इंटू पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए इंटू पी ए सेट, एक्स ए इंटू पी ए सेट। मैं यहां से वाई ए की बात करूंगा, वाई ए इक्वल टू एक्स ए पी ए सेट अपॉन पी टोटल, ऐसे मैं लिख सकता हूं, दिख रहा है बॉटम वाला, दिख रहा है आप लोगों को। मैं बोलूं कि मैं पी टोटल बढ़ाया, पी टोटल मैंने बढ़ाया, मेरा वाई ए कम हो गया, और वाई ए कम हो गया, इसका मतलब वाई ए कम हो गया, इसका मतलब अल्फा ए भी कम हो गया। तो इसका मतलब वाई ए का पी टोटल के साथ क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली। तुम समझो, वाई ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर, वाई ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर, और वाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिलेटिव वॉलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यस और नो, मैथमेटिक्स, गणित भैया। तब अपना ये ऐसा है तो ये ऐसा है तो ये भी तो वैसा होगा, समझ रहे हो सर लोग बात। तो प्रेशर से भी आप लोग देख सकते हो, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी भी घटेगी, ठीक है। तो उससे भी आप लोग यहाँ पे देख के जज मार सकते हैं। अभी तक कभी ऐसा सवाल नहीं बनाए, एक नंबर में कभी भी उनको मन कर गया तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है। और ये खास कर ये जो सब इसका जो डिस्कशन करने के पीछे रीजन ये कि अब जो आने वाला डिस्टिलेशन है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो अब जो आने वाला डिस्टिलेशन है उसको तुम बहुत अच्छी तरीके से कैटेगराइज कर पाओगे, समझ पाओगे, फील कर पाओगे, ओके। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये चीज आपसे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हालांकि ये तो मैंने अभी 10 मिनट लिए हैं, तब इतना मैंने आपको बता दिया है जो मेन पार्ट था, ठीक है। इनकेस आपको और बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, मेरे पुराने वाले लेक्चर पड़े हुए हैं 1 साल पहले वाले, आप उसमें देखना, आप उसी में खो जाओगे, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी इतना आपने कवर कर लिया तो आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। इनकेस आपने इतनी बातें ध्यान रखी तो जो उसका निचोड़ था वो मैंने यहां पे आपका डिस्कस कर दिया है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, ये बात इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन एक्स वाई डायग्राम, ठीक है। चलो यस 80K प्लस हो चुके हैं, इसी वजह से हुए हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। चलो भाई, हेडिंग डालेंगे सारे लोग। अब असली गेम स्टार्ट होगा यहां से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हेडिंग डालेंगे सारे लोग। शॉर्ट कंक्लूजन ये उससे ये तो निकल के आ गया कि प्रेशर आप बढ़ाओगे, लो हमने बात की है शॉर्ट कंक्लूजन लिखवाने की, नोट करके लिख लो बात। मुझे लगा ये आपको समझ में आ गया, नोट करके बात लिख लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मेरा प्रेशर इफेक्ट किसका देख रहे थे, प्रेशर का देख रहे थे, ठीक है। प्रेशर आप जैसे बढ़ाएंगे तो आपका वाई ए डिक्रीज कर जाएगा, वाई ए क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर गया। वाई ए डिक्रीज कर गया तो आपका रिलेटिव वॉलेटिलिटी भी डिक्रीज कर गई, रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिक्रीज कर गई, रिलेटिव तो क्या हो गया, डिफिकल्ट सेपरेशन हो गया, ठीक है। डिफिकल्ट सेपरेशन, डिफिकल्ट सेपरेशन, सेपरेशन कैसा हो गया, डिफिकल्ट हो गया। चलो और लिख लो, लिखना स्टार्ट किया है। रिक्वायर्ड नंबर, इनकेस प्रेशर आपने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ ट्रेस, नंबर ऑफ ट्रेस, ठीक है, विल इंक्रीज। नंबर ऑफ ट्रेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है जी। नंबर ऑफ ट्रेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। इसका सर लो राइट डाउन कर लोगे। ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेस इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब क्या होगी, कॉस्ट भी इंक्रीज कर गई। ग्रेट। लो प्रेशर इज फेवरेबल, बट हाउ मच, ज्यादा लो प्रेशर भी आपने कर दिया तो पूरा पता चला बेप्राइज हो गया। देखो एक अब तुम थोड़ा डिस्कस करने लगे हो, अब तुम मान लो तुमने बहुत ज्यादा लो प्रेशर कर दिया तो उसको वो भी तो डिफिकल्ट है। मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें A प्लस बी है, इनकेस आपने इस सिस्टम का बहुत ज्यादा लो प्रेशर कर दिया तो दिक्कत क्या होगी, जो इसमें लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो भी जल्दी वेपराइज हो जाएगा, वो आप नहीं चाहते हो। मसूद आपने बोला कि सर लो प्रेशर फेवरेबल है, ऐसा नहीं है एक्चुअली, ऑप्टिमम इसी वजह से निकाला जाता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, ओके।
लो प्रेशर भी आपने कर दिया, अब लो प्रेशर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, इस भाई साहब के साथ दिक्कत हो जाएगी। ये भाई साहब बोलेंगे मैं भी चल रहा हूं, ये जो भाई साहब बैठे हैं ना जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट वाले, ये भी वेपराइज होना स्टार्ट कर देंगे। ये तो भाई साहब पहले से रेडी थे वेपराइज होने के लिए, ये भाई साहब भी वेपराइज हो गए, क्योंकि प्रेशर घटाओगे बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होगा, आपको पता है। तो ये भाई साहब भी वेपराइज हो गए, दोनों वेपर में मिल गए जाके, तो फिर डिस्टिलेशन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर डिस्टिलेशन करने का तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो सब क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इस वजह से ज्यादा कम प्रेशर भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसको रिस्ट्रिक्ट भी तो करना है, एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट, इसको रिस्ट्रिक्ट भी तो करना है भाई। ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट हुआ ही नहीं, तो चलो तुमने प्रेशर ज्यादा ही फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज को भी केयर करते हैं, इसी वजह से लास्ट में आप डिजाइनिंग में पढ़ते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इसका। चलो, यस, बबल पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सर इन आईपीसी लास्ट ईयर आई हैव सीन द क्वेश्चन ऑफ द डायग्राम कंट्रोलर valve that required the action of the valve and control taken in the last question plus। yes बिल्कुल प्लस में है विनीत, प्लस में एक बार पढ़ लेना, ये सारी तुम्हारी दिक्कतें, दुख दुविधा सब दूर हो जाएगी। ठीक है, ये सब ईयर टू ओपन ईयर टू क्लोज, जिस पे मैंने इस बार बहुत डिस्कस किया है, बहुत डिस्कस किया है। लास्ट में क्वेश्चन मैंने डिस्क्राइब किया है, उसको जरूर करना, 3 से 4 तरीके से वो किया है, बिल्कुल मस्त फीलिंग आ जाएगी आपको। हेडिंग डालेंगे सारे लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि डिस्टिलेशन की जान है। ठीक है, डिस्टिलेशन की जान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालेंगे सारे लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक थोड़ा हल्का सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं इस डायग्राम से कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। वैसे बहुत टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो होता है जो जिस डिस्टिलेशन में ट्रेस लगी होती है, जिस डिस्टिलेशन में नंबर ऑफ ट्रेस लगी होती हैं। ओके, नंबर ऑफ ट्रेस लगी होती हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन। जिसमें नंबर ऑफ ट्रेस नहीं लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन। जिसमें ये सब कुछ इनपुट आउटपुट नहीं होता है उसको क्या यस, इनपुट एक बार भर दिया जाए और सिर्फ आउटपुट निकाला जाए, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है, उसको बोलते हैं बैच डिस्टिलेशन। ओके, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन की खास बात है नंबर ऑफ ट्रे लगी होंगी, तो आप पहचान लोगे कि भैया एक अपना फ्रैक्शनल कॉलम है। इसमें होगा क्या, यहां से हम लोग फीड को चार्ज कर देंगे, इसके अंदर फीड को कंटिन्यूअस प्रोवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन होता है, फीड को कंटिन्यूअस प्रोवाइड करेंगे। अब फीड में आपका फीड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरे में लिक्विड है वेपर है। ठीक है, वो फीड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी भी हम अलग बात करेंगे। ठीक है, तो फीड करने के बाद यहां इस सेक्शन में 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, अपर सेक्शन को। जो इसका बॉटम वाला जो सेक्शन होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग सेक्शन। जो अपर सेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग सेक्शन। ओके जी, रेक्टिफाइंग सेक्शन से आपकी वेपर यहां से जाएंगी, वेपर गई, वेपर जाने के बाद इसको 2 पार्टों में यहां पे सेपरेट कर दिया गया, वेपर को कंडेंस किया गया। कंडेंस करने के बाद ये आपका रिफ्लक्स ड्रम है। अब इसमें आप कंपोजिशन चेक करेंगे, कंपोजिशन चेक करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कितना पार्ट इसमें रिफ्लक्स करना है। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग रिफ्लक्स करते हैं। इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द रिफ्लक्स, रिफ्लक्स क्यों करते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द प्रोडक्ट, इन द टॉप। इस वजह से हम लोग इसको रिफ्लक्स करते हैं। तो जब तक हम लोग रिफ्लक्स करते रहते हैं, सो दैट क्या हो रहा है, हमारी ये प्रोडक्ट की टॉप क्वालिटी मेंटेन हो जाए। राइट, इसको रिफ्लेक्स करते हैं। तो रिफ्लेक्स करते हैं उस पार्ट को हम लोग एल बोल देते हैं, जो अपना टॉप में निकल जाता है उस वाले पार्ट को हम लोग डिस्टिलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्टिलेट। ओके, और ये क्या होता है, रिफ्लक्स, लिक्विड। ठीक है, यहां से अपना वेपर आया, तो टॉप सेक्शन में जब भी हम बैलेंस लगाएंगे, केयर करना, टॉप सेक्शन में जब भी हम बैलेंस लगाएंगे तो बैलेंस कैसे लगेगा, यहां से वेपर आ रही है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, किसमें, एल और डी में। तो यहां पे लिखेंगे एल प्लस का डी। एक ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाओ बॉटम सेक्शन में, अब आ जाओ बॉटम सेक्शन में। बॉटम सेक्शन में क्या होगा कि हम लोग बॉटम सेक्शन में रिवॉल्वर आप लोगों का लगा होगा। रिवॉल्वर का सर काम क्या है, रिवॉल्वर का काम है इस सिस्टम को हीट करना, क्योंकि बॉइलिंग भी तो करवानी है आपको। राइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म है वो क्या है, बॉइलिंग में, तो बॉइलिंग आपको करवानी पड़ेगी। तो इसकी हेल्प से हम लोग इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट किस बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जो आपका यहाँ से लिक्विड निकल के आ रहा है, यहां से जो लिक्विड निकल के आ रहा है, यहां पे मैं बार दे देता हूं, एल बार निकल के आता है, यहां से जो लिक्विड निकल के आता है इसी को हीट करके इसमें क्या कर देते हैं, फिर से इसमें डिस्चार्ज कर देते हैं।
ठीक है, इसी को हम हीट करके इसमें क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं अगेन। तो यहाँ पे वेपर फॉर्म होती है, इस लिक्विड को यहाँ पे बॉयल किया गया तो यहाँ पे जो वेपर फॉर्म हुई उसको बी बार बोल देते हैं, और यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल गया उसको हम लोग डब्ल्यू बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डब्ल्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कैसे लगाएंगे, एल आ रहा है, एल दो पार्टों में डिवाइड हुआ है, बी बार और डब्ल्यू में। तो यहाँ पे जो बैलेंस लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, एल बार इक्वल टू बी बार प्लस का डब्ल्यू। हमने सर ये दोनों में बार लगाया और यहां पे हमने बार नहीं लगाया, क्योंकि हमको ये तो पता चले कि जो लिक्विड का फ्लो रेट है ये बॉटम सेक्शन का है, इस वजह से हमने इसके ऊपर बार लगाया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने बार नहीं लगाया है, तो यहां से हमारा ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो ये लिक्विड का फ्लो रेट है ये टॉप सेक्शन में है। अदरवाइज मैं बार नहीं लगाता तो आप ये कैसे जज कर पाते कि ये लिक्विड फ्लो रेट किस सेक्शन का है, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग फ्लो रेट होगा। ओके, यहां पे अलग फ्लो रेट होगा, यहां पे अलग फ्लो रेट होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली मास ट्रांसफर हो रहा होगा कॉलम में, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा, मास ट्रांसफर हो रहा होगा, राइट। तो ये दोनों चीजें सारे लोग समझ लो, दिस द ओवरऑल बैलेंस इन द अपर सेक्शन, दिस द ओवरऑल बैलेंस इन द बॉटम सेक्शन, गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, यहां से अपनी आ रही है फीड, यहां से अपनी आ रही है फीड, ठीक है। फीड का बैलेंस कैसे लिखेंगे, एक इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सारे लोग केयर करना, राइट डाउन कर लेना कॉपी में। इसको कैसे लिखेंगे, फीड कैसे आपकी जा रही है, एफ इक्वल टू किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक डी निकल रहा है और डब्ल्यू निकल रहा है, डी और डब्ल्यू। एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, डी प्लस का डब्ल्यू, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। इतनी तीन इक्वेशंस पहले तो आप लोगों को मोटा मोटा पता होना चाहिए, ये आपको लोगों को मोटा मोटा पता होना चाहिए। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अपर सेक्शन की बात करेंगे, बॉटम सेक्शन की बात करेंगे और फीड की बात करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट यहां से कंक्लूजन निकल के आप लोगों के पास आएंगे। इसको पहले सारे लोग राइट डाउन कर लो और इसको समझ लो, ठीक है। तो टॉप सेक्शन को रेक्टिफाइंग सेक्शन, बॉटम सेक्शन को स्ट्रिपिंग सेक्शन। ओके, यहां पे जो अपना फ्लो रेट होगा बी बार बी जा रहा होगा, एल प्लस डी में जा रहा होगा, और यहां से एल बार बी बार प्लस डब्ल्यू जा रहा होगा, और यहां से एफ इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू। इतना आप लोगों को पहले आइडिया होना चाहिए। एफ इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू, करेक्ट, डन। अब देखो, अब हम लोग अलग अलग सेक्शन की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन की अलग बात करेंगे, इस सेक्शन की अलग बात करेंगे, फीड लाइन की अलग बात करेंगे। तो सारे लोग हेडिंग डालेंगे, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग हेडिंग डालेंगे, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। अपर सेक्शन को क्या बोलते हैं, टॉप सेक्शन को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग सेक्शन। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हो रहा होगा, डन। चलो भाई, रेक्टिफाइंग सेक्शन की बात कर लें हम लोग। रेक्टिफाइंग सेक्शन की बात कर लें तो एक छोटा सा कॉलम बना लें, घरेलू, ठीक है, अपना जाना पहचाना घर वाला कॉलम बना लो। चलो भाई, छोटा सा अपर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने पूरे कॉलम को कट कर दिया है, तुम कहां से आ गए, मैंने पूरे कॉलम को क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ठीक है। और कट करने के बाद मैंने यहां से पूरे कॉलम का कट लगा दिया है यहां से, ठीक है। और ये मैं अपर सेक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अपर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अपर सेक्शन की बात, ओके। यहां पे अपना कंडेंसर लगा हुआ था और यहां से अपना रिफ्लक्स ड्रम लगा हुआ था, इस तरीके से रिफ्लक्स आ गया। ये अपना छोटा सा कॉलम एक हमने बना लिया, ठीक है। चलो, यहां से अपना जा रहा था V जा रहा था, यहां से अपना वेपर फ्लो रेट ये था L और ये था अपना D, ठीक है जी। चलो, तो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट बात, ओवरऑल बैलेंस, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस की मैं बात करूंगा, ओवरऑल बैलेंस की बात करूंगा तो V इक्वल टू L प्लस D, ठीक है। कंपोनेंट बैलेंस की बात करूंगा, कंपोनेंट बैलेंस की बात करूंगा तो V इंटू वाई मैं लिखूंगा n प्लस 1, ओके। मैं दो प्लेट के बीच में बैलेंस लगा रहा हूं, दो प्लेट के बीच में n प्लस 1 और ये n, ठीक है। तो यहां से y n प्लस 1 चला जाएगा और यहां से अपना क्या आएगा, xn आएगा, ठीक है। चलो चलो, तो y n प्लस 1 इक्वल टू L इंटू XN प्लस का D इंटू XD, यहां पे होगा अपना XD, यहां पे होगा अपना XD, ठीक है। तो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा y n प्लस 1 की, y n प्लस 1 की L अपॉन B
एल अपॉन वी एक्स एन प्लस का डी अपॉन वी एच डी। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग लाइन आ गई क्या, टॉप सेक्शन की और रेक्टिफाइंग सेक्शन। ये ऑपरेटिंग लाइन किसकी आ गई, टॉप सेक्शन और रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, दिस द ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। ओके, नाउ इस ऑपरेटिंग लाइन को हम लोग रिफ्लक्स रेशियो के टर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हमको अब किसके टर्म में लिखना है, रिफ्लक्स रेशियो के टर्म में सर हमको लिखना है। लिख पाएंगे क्या सर लोग, बताओ। सर लोग हेडिंग डालेंगे रिफ्लक्स रेशियो, रिफ्लक्स रेशियो। रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है जी, व्हाट इज द रिफ्लक्स रेशियो? रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्लक्स? अभी ठीक है, देखो अभी क्लियर है। अभी ठीक है, लैग हो रहा है क्या? ओके है, ओके फाइन परफेक्ट। तो देखो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ गया, जहां पे भी हमको एल अपॉन वी लिखना पड़ेगा इन आगे चल के, तो उसकी जगह हम सिंपल क्या लिख देंगे, आर अपॉन आर प्लस वन सर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने यहां पे ड्राइव करके देख लिया। दूसरा, जहां पे डी अपॉन वी सर लिखा होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखना बहुत ध्यान से। जहां पे डी अपॉन वी लिखा होगा, जहां पे डी अपॉन वी लिखा होगा, जहां पे डी अपॉन वी लिखा होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एल प्लस डी, एल प्लस का डी। मैं डी से ऊपर नीचे क्या कर देता हूं, डिवाइड कर दूं, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एल वाई डी प्लस का 1। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन आर प्लस। जहां पे सर एल अपॉन डी अपॉन वी लिखेगा वहां पे हम 1 अपॉन आर प्लस 1 लिख सकते हैं, और जहां पे एल अपॉन वी लिखा जाएगा वहां पे आर अपॉन आर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जैसे हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो जो ऑपरेटिंग लाइन आ जाएगी इन टर्म ऑफ द रिफ्लक्स रेशियो, जो ऑपरेटिंग लाइन आएगी इन टर्म ऑफ रिफ्लक्स रेशियो, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग लाइन आ गई, ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन इन टर्म ऑफ रिफ्लक्स रेशियो, इन टर्म ऑफ आर आर रिफ्लक्स रेशियो। तो क्या आ जाएगी, जरा कोई बताएगा क्या आएगी? देखो आप लोग अपनी कॉपी में बिना देख के लिखो। तो वाई एन प्लस 1 कितना आ जाएगा, आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू एक्स एन प्लस का एक्स डी अपॉन आर प्लस 1, ये आ जाएगी ये इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों की निकल के आ गई, आर अपॉन आर प्लस 1 और एक्स डी अपॉन आर प्लस 1। दोनों को मैं एक साथ लिखना चाहूं तो जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है, दोनों आप लोगों को याद रखनी है। एक आप लोगों को क्या याद रखना है कि फ्रैक्शनल कॉलम में b इक्वल टू एल प्लस डी याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, वाई एन प्लस 1 आर अपॉन आर प्लस 1 एक्स एन प्लस का एक्स डी अपॉन आर प्लस 1। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये ज्यादा इस वजह से मैंने इसको सेकंड नंबर पे लिख दिया, वाई एन प्लस 1 रिफ्लक्स रेशियो ना पूछे तो एल अपॉन वी इंटू एक्स एन प्लस का डी इंटू एक्स डी अपॉन वी। ये आपको 3 इक्वेशंस हर हाल में पता होना चाहिए, ये 3 इक्वेशंस एनी हाउ, ठीक है, हर सिचुएशंस में आपको पता होनी चाहिए ये 3 इक्वेशंस। ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन किसके लिए, रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए। ये जो मैंने बात करी है किसके लिए बात की है, रेक्टिफाइंग सेक्शन की बात, आरएस कॉलम की बात की, रेक्टिफाइंग सेक्शन की। इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ यहां से जस्ट मैं बात करूंगा, सारे लोग जरा देखो, यहां से जस्ट मैं बात करूं कि भैया अपना स्लोप कितना होगा। यहां से जस्ट मैं बात करूं स्लोप कितना होगा, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, आर अपॉन आर प्लस 1, और ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, एल अपॉन बी के बराबर, एल अपॉन बी के बराबर।
ये स्लोप किसके बराबर हो जाए, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी, प्लीज टेल मी। दिस विल गिव द रिजल्ट मोर देन 1 और लेस देन 1। ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, r अपॉन r प्लस 1। कोई भी तुम r की वैल्यू ले लो, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 से कम आएगा किसी भी r पर। तुम r की वैल्यू तुम चाहे 1 से कम ले लो, 1 से ज्यादा ले लो, r की वैल्यू तुम कोई सी भी वैल्यू लोगे तो ये क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। क्या आएगा, लेस देन 1, राइट, लेस देन 1 निकल के आएगा। तो केयर करना, जो ऑपरेटिंग लाइन का जो स्लोप होता है किसके लिए, टॉप सेक्शन के लिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1 होगी। तो कभी भी आपसे गेट में पूछ दिया जाए कि स्लोप निकालो, तो आंसर 1 से ज्यादा इनकेस आपका आ जाए तो रीचेक कर लेना, ठीक है। ये चीज मैं क्यों पॉइंट यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं कि आपने चलो कैलकुलेट किया स्लोप, और ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, और वहां पे आपसे पूछ दिया जाए कि स्लोप निकालो, तो स्लोप की वैल्यू 1 से कम आएगी रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, हमेशा ध्यान रखना। ओके, चलो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरसेप्ट। दूसरा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना आएगा बताओ, XD अपॉन R प्लस 1 पूछा गया है गेट 2017 में। गेट 2017 में पूछा गया XD अपॉन R प्लस 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, D इंटू XD अपॉन R प्लस 1। सारे लोग राइट डाउन कर लो ये दोनों चीजें, ठीक है जी, डन, बहुत बढ़िया। डन 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 डन, ठीक है। चलो ग्रेट। नाउ अब आ जाओ, ये बात मैंने जितनी भी बात कर ली किसके लिए बात कर ली है, रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए। अब एक और आपका सेक्शन बचा हुआ था, ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन। किसके लिए बचा हुआ था, स्ट्रिपिंग सेक्शन। जो बॉटम वाला सेक्शन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रिपिंग सेक्शन बोल रहे थे। उसके लिए भी आप लोगों को ऑपरेटिंग लाइन निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या आएंगे वो भी जल्दी से लिख लो, इसको ऊपर लिखो। ये सारी चीजें आप लोग जितनी बार लिखेंगे ना उतनी ज्यादा याद होती चली जाएंगी, उतना ही ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस यहां से मिलता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलता चला जाएगा यहां से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। खतरनाक हिंदी लिख डाली है भैया। यस ठीक है, ये पढ़ लिया है मैंने आपका कमेंट। ओके हो गया भैया, नहीं मानोगे तुम भी। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन इन द स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन का एक छोटा सा कॉलम बना लो, उसकी हेल्प से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा कॉलम बना लें स्ट्रिपिंग सेक्शन का। तो ये जस्ट कॉलम बना लिया करो, कभी भी आपकी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन गलत नहीं होगी। एक छोटा सा कॉलम बना लो और यहां से इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां से अपना L बार आएगा, यहां से W जाएगा, ठीक है, और यहां से अपना B बार जाएगा। मकसद ये बैलेंस लिखना है। मकसद क्या है अपना, ये इस बैलेंस को लिखना। मकसद अपना है इस बैलेंस को लिखना, ठीक है। तो हम बैलेंस कैसे लिखेंगे, ओवरऑल बैलेंस। पहला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, L बार इक्वल टू B बार प्लस का W, ठीक है। दूसरा यहां पे जस्ट मैं लिख देता हूं, इसका कंपोनेंट आप बैलेंस लगाएंगे, L बार इक्वल टू B बार प्लस W, ठीक है। और यहां से मैं B बार लिखना चाहूं तो मैं B बार कैसे लिखूंगा, B बार इक्वल टू L बार माइनस का W, ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। B बार निकालूंगा तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, L बार माइनस का W। इसमें मैं कंपोनेंट बैलेंस लगाऊंगा। कंपोनेंट बैलेंस लगाने के बाद जो ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन आएगी उसको मैं M से नाम दे देता हूं, YM प्लस 1 L बार अपॉन B बार इंटू XM, ठीक है, और प्लस का माइनस का W इंटू XW और डिवाइडेड बाई B बार, डिवाइडेड बाई B बार। ये ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये ओवरऑल बैलेंस आपको,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट के मेरे बारे में बात करूंगा, स्लोप कितना होगा जी, स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा एल बार अपॉन बी बार। ये बताओ सारे लोग, ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी? एल बार माइनस बी बार, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग स्टेपिंग सेक्शन। ये ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन याद रखनी है। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम? नहीं रुद्र, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। कैसे? देखो, एल बार अपॉन बी बार इक्वल टू एल बार अपॉन बी बार की वैल्यू कैसे लिखेंगे? बी बार कैसे लिखेंगे? एल बार माइनस का डब्ल्यू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होगी 1 से ज्यादा होगी। एक सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल ले लूं, मैं एल बार को ले लेता हूं 10 और डब्ल्यू को मैं ले लेता हूं, ऑब्वियसली एल बार से तो कम ही होगा ना डब्ल्यू। डब्ल्यू को ले लेता हूं मैं 2, डब्ल्यू को 2 ले लेता हूं, यहां पे मैं रखूं 10 अपॉन 10 माइनस का 2 कितना आ गया? 10/8, जो कि 1 से ज्यादा है, जो कि 1 से ज्यादा है, राइट, जो कि 1 से ज्यादा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लिया, ठीक है। तो ऑलवेज केयर करना सर लोग, ये जस्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑलवेज क्या आएगा, इसका जो स्लोप होगा वो 1 से ज्यादा होगा, विच विल बी ग्रेटर देन 1, विच विल बी ग्रेटर देन। तो इसका जो स्लोप आएगा, तो कभी भी आप कैलकुलेट करना, इसका स्लोप निकल के आए तो हमेशा 1 से ज्यादा निकल के आएगा। रीचेक कर लेना इनकेस आपका 1 से कम निकल के आता है तो वहां पे तुरंत आप रीचेक मारना, 1 से कम निकल के आता है तो, ठीक है जी, तुरंत आप इंस्टेंट उसको रीचेक करेंगे। मामला हो गया सर यहां तक सेट। अब देखो इंटरसेप्ट की मैं बात करूं, इंटरसेप्ट की बात करूं, इंटरसेप्ट थर्ड पॉइंट, ये देखो ये आपको याद नहीं है तो आपका काम चलेगा नहीं। आपको मैं सारे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखाया रहा हूं सीधे सीधे। ये आपको हर एक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता तब भी काम नहीं चलेगा, ये नहीं पता तब भी काम नहीं चलेगा, ये नहीं पता तब भी काम नहीं चलेगा, और सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। आपको कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन इसके बगैर आप नहीं जा सकते हो गेट में। ये आपको तो पता ही होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूंगा यहां पे, फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट 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 कितना होगा, ध्यान बताओ सारे लोग। इंटरसेप्ट निगेटिव में आएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब c की वैल्यू कितनी होगी? निगेटिव में होगी ना, कंपेयर करोगे तो इंटरसेप्ट हमेशा निगेटिव में आएगा, माइनस का डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई बी बार, डिवाइडेड बाई बी बार। क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। इंटरसेप्ट ध्यान रखिएगा निगेटिव में आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको सीधा सीधा पॉजिटिव में लिख देते हैं, इसको पॉजिटिव में लिख देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा? आपका निगेटिव में आएगा, निगेटिव आएगा। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए रिगार्डिंग स्ट्रिपिंग सेक्शन। एनी हाउ रिगार्डिंग स्ट्रिपिंग सेक्शन इतना आपको पता होना चाहिए मिनिमम, ठीक है जी। चलो ना, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, हेडिंग डालेंगे सारे लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग डालेंगे सारे लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है उसको ग्राफ में डालना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में आपको डालना आना चाहिए। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। हेडिंग डाल देंगे सारे लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। चलो तो देखो इसको जल्दी से, सपोज कर लो ये आपका एक्स वाई डायग्राम है, इधर अपना वाई है, ठीक है, और इधर अपना क्या है? एक्स है, ओके। ये अपना डायगोनल है, ये है अपना इक्विलिब्रियम कर्व, ये है अपना इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है जी। यहां पे मैं बोलूं दिस द योर एक्स डी, ये एक्स डी है और ये अपना एक्स डब्ल्यू, ठीक। नाउ जो ऑपरेटिंग लाइन होगी इनरिचिंग सेक्शन की होगी उसका ये क्या है? देखो स्लोप, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये स्लोप क्या है बताओ? ये स्लोप जीरो स्लोप है, दिस द जीरो स्लोप, दिस द नेगेटिव स्लोप।
दिस द नेगेटिव स्लोप। देखो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव, दिस द इनफाइनाइट स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप हो गया। अब इधर अपना पॉजिटिव स्लोप है, इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप। इस बात को सारे लोग पकड़ पा रहे हो? ये देखो एक से ज्यादा स्लोप है, ये एक से ज्यादा स्लोप है विद पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन के साथ। एक से ज्यादा ये भी था लेकिन ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो आपका ये जीरो स्लोप है, तो इसका मतलब सर एक से कम, सॉरी ये एक से कम स्लोप है, क्योंकि ये एक है, ये एक है स्लोप, ठीक है। तो और ये है जीरो, दिस द जीरो, दिस द वन, और रखना किसके किसके बीच में, जीरो और वन के बीच में अपन को रखना है, ठीक है। ये क्या है, जीरो वन स्लोप, क्योंकि डायगोनल है, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये वन स्लोप, ये अपना जीरो स्लोप है, और इसी के बीच में आएगा। तो लाइन अपनी कैसी जाएगी, लाइक दैट, इस तरीके से जाएगी कि नहीं, समझ पा रहे हो इस बात को? बोलो, ये जीरो स्लोप, ये वन स्लोप, और ऑपरेटिंग लाइन जो इनरिचिंग सेक्शन था, रेक्टिफाइंग सेक्शन था, उसका एक से कम था, ठीक है। तो इस तरीके से अपना लाइन जाएगा, तो ना तो जीरो होगा ना, बात समझ गए हो? पक्का? बहुत बढ़िया। ना अब आ जाओ, किसकी मैं बात करूं, इनरिचिंग सेक्शन की बात करूं, स्ट्रिपिंग सेक्शन की बात करूं। तो स्ट्रिपिंग, ये क्या है, वन स्लोप, दिस द वन स्लोप, दिस द इनफाइनाइट स्लोप, ये क्या है, इनफाइनाइट स्लोप, और ये क्या है, स्लोप वन। तो इसी के बीच में रहेगा, तो इसके बीच में इस तरीके से रहेगा, इसके बीच में इस तरीके से रहेगा, जो कि एक से ज्यादा है। ये क्या है, वन स्लोप, और वन से ज्यादा रखना है तो इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहां पे बॉल रखोगे तेजी से आएगी। ये वन स्लोप है तो एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी ऑपरेटिंग लाइन किस कौन सी है, रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। ये रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन है, और जो ये वाली लाइन है वो किसकी है, स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन है, दिस द स्ट्रिपिंग सेक्शन लाइन, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स डी अपॉन आर प्लस वन। इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, आर अपॉन आर प्लस वन, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक से कम होगा। इसका जो स्लोप होगा क्या होगा भैया, एल बार अपॉन वी बार, जो कि एक से ज्यादा होगा। इसका देख रहे होगे इंटरसेप्ट आपको मिलेगा तो नेगेटिव में मिलेगा, इधर देख रहे होगे नेगेटिव में मिलेगा, ये इंटरसेप्ट मिलेगा, माइनस का डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू अपॉन वी बार। स्ट्रिपिंग सेक्शन का आप बढ़ाएंगे तो देखो नेगेटिव में कट करेगा आके, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। इंटरसेप्ट देखो कहां पे मिल रहा है, इंटरसेप्ट कहां पे मिल रहा है, यहां इंटरसेप्ट कहां पे मिल रहा है, यहां पे। सर प्लीज रिपीट, क्या चीज रिपीट करनी है, स्ट्रिपिंग सेक्शन रिपीट, ओके 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 ओके। देखो बात सुनना सर लोग, रिपीट कर रहा हूं। ये स्लोप कितना है बताओ, ये स्लोप कितना है, दिस द वन स्लोप, ये मैं बात करूं, ये क्या 45 डिग्री, मतलब इसका स्लोप क्या है, वन है। स्ट्रिपिंग सेक्शन का स्लोप होता क्या था, एल बार अपॉन एल बार माइनस का डब्ल्यू, जो कि एक से ज्यादा आने हैं, जो कि एक से ज्यादा आना है। इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आना मतलब ये स्लोप है। ये स्लोप एक से ज्यादा कब होगा, इससे ज्यादा होगा तभी तो होगा एक से ज्यादा स्लोप, राइट। ये एक से ज्यादा होगा तभी तो होगा, ओके। और पॉजिटिव दोनों रखने हैं, पॉजिटिव दोनों रखने हैं, तो ये एक से ज्यादा होगा तभी तो होगा। तो एक से ज्यादा क्या होगा, ये वाली लाइन इसी तरीके से जाएगी, क्योंकि आप वर्टिकल खींच नहीं सकते, वर्टिकल खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो देखो कभी भी कोई भी आपका लाइन, जैसे ये है y और ये है x, कोई ऐसी लाइन बनी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, y x के साथ इंक्रीज कर रहा है, y x के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। जब भी आपका y x के साथ इंक्रीज करे, y इंक्रीज करे विद x, x इंक्रीज करने से के साथ, तो स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx, जरा बताओ, dy अपॉन dx, यही तो स्लोप होता है। y इंक्रीज कर रहा है x इंक्रीज करने के साथ, तो पॉजिटिव देख रहे होगे इस वाली लाइन में। अब सुनो बात, कोई ग्राफ ऐसा हो y और x, ये मेरा ग्राफ ऐसा हो, इस केस में क्या हो रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज करे x इंक्रीज करे तो स्लोप dy अपॉन dx होता है। y डिक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, मतलब नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव। तो इनकेस ये वाली जो लाइन है आपने ऐसे खींच दी, ये वाली लाइन में बता रहा था, ऐसा आपने खींच दिया इस तरीके से। काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा था, काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, तो ऑपरेटिंग लाइन कैसी आ रही थी, इस तरीके से। को करंट एब्जॉर्प्शन में कैसी आ रही थी, ऐसी नेगेटिव, ओके। तो इस वाली चीज को याद रखेंगे, बेसिक 12th मैथमेटिक्स, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इस फिगर को सारे लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये थे आपके दोनों सेक्शन, ये थे आपके दोनों सेक्शन, इनरिचिंग सेक्शन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन। क्लियर हो गया सारे लोग? जरा बताएंगे क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो भैया। इतना पार्ट इतना पार्ट क्लियर है अप टू दिस? इसमें से सवाल आप लोगों का फंसता है, इसमें से सवाल आप लोगों का फंसता है। क्यों? एक क्वेश्चन किया जाए, आप यहां पे एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन किया जाए क्या? एक छोटा सा सवाल 2018 में पूछा गया है, जरा सारे लोग ट्राई करो। देखो ये 2018 में एक सवाल पूछा गया है, आईआईटी गुवाहाटी ने पूछा है, जरा देखो बना पाओगे क्या? आईआईटी गुवाहाटी ने पूछा है, जरा ट्राई करो सर लोग। देखो क्या आंसर आ रहा है। अब बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम इज डिजाइन्ड बाय द मैककेप मेथड टू गेट अ डिस्टिलेशन मोल फ्रैक्शन, टू गेट अ डिस्टिलेट मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब XD की वैल्यू कितनी है? 0.9। ठीक है जी। इनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन हैज इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट कितना हो गया? ऑन वाई एक्सिस पे कितना है बोलो? XD अपॉन R प्लस 1, यही तो होता है। XD अपॉन R प्लस 1 कितना है? 0.3। ओके, ये है द रेशियो ऑफ द लिक्विड टू द वेपर, L अपॉन B पूछा है। जरा ये बताओ सारे लोग, L अपॉन B, R अपॉन R प्लस 1 अभी तो आपने पढ़ा है। L अपॉन B किसके बराबर होता है? R अपॉन R प्लस 1। ये भी मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था। L अपॉन B किसके बराबर होता है? R अपॉन R प्लस 1। ठीक है, तो यहां से तुम पहले क्या करो, R की वैल्यू निकाल लो। तो R प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? XD की वैल्यू 0.9 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। R की वैल्यू भैया 2 आ जाएगी, तो यहां पे 2/3 आ जाएगा आंसर। 2 नंबर का सवाल है, 0.67। 0.67 2 नंबर का सवाल आपका आईआईटी गुवाहाटी ने 2018 मतलब अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उन्हीं में से पूछा है। वो भी 2 मार्क्स का है ये, 2 नंबर। बताओ कितना टाइम लगेगा इस सवाल को निकालने में? कितना ही टाइम लगेगा? टेल मी। आराम से हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। बोलो भैया, बना लोगे? तो इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फ्रैक्शनेटर कॉलम से आपके सवाल आएंगे। इस बार भी फ्रैक्शनेटर कॉलम से सवाल पूछा गया है। 2022 में भी फ्रैक्शनेटर कॉलम से पूछा गया है। यही सब आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आज 2 सेक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिए। कल फीड लाइन और मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 1.5 घंटे की आप लोगों की क्लास चलेगी। 8 बजे से 9:30 बजे तक डेली क्लास रहेगी। ओके, कल आप लोगों का फीड कंडीशंस बताने के बाद मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, ठीक है, और बैच डिस्टिलेशन, ये 3 टॉपिक कल कवर करने के बाद आप लोगों का डिस्टिलेशन मैं खत्म करूंगा। ओके, तो जो बचा हुआ पार्ट है कल कंप्लीट कर लेंगे। 2 लेक्चर मैंने डिस्टिलेशन के लिए रखे हैं, तो यहां से ये चीज आप लोग कवर कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपकी MR100 सीरीज सफिशिएंट है। सारे लोग बताओ, एवरीवन आर एंजॉयिंग और कॉन्फिडेंस आप लोगों को आप फील हो रहा है कि नहीं? टेल मी। सारे लोग रिवीजन करने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? कुछ चीजें आपकी स्किप कर रही होंगी, वो चीजें स्ट्रांग हो रही होंगी, जो चीजें भूल रहे होंगे वो चीजें रिकॉल हो रही होंगी। एवरीवन आर एंजॉयिंग? सारे लोग जरा बताएंगे। कंफर्टेबल हो? बिल्कुल सही चल रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर इन गेट हाउ मेनी टाइप ऑफ डिस्टिलेशन आस्क? इन गेट हाउ ये नहीं पूछेगा कभी भी। डिस्टिलेशन आपसे फ्रैक्शनेटर और बैच, ये 2 डिस्टिलेशन पूछते हैं। बैच और फ्रैक्शनेटर ये 2 पढ़ लो। स्टीम डिस्टिलेशन का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना, स्टीम डिस्टिलेशन की थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना। बैच और फ्रैक्शनेटर 98% आप लोगों के चांस जो रहते हैं वो आपके बैच डिस्टिलेशन से फ्रैक्शनेटर डिस्टिलेशन से आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद चांस होता है बैच का। बैच के बाद भी पहले तो फ्रैक्शनेटर ही में इतना है, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पूछेंगे, ऑपरेटिंग लाइन से सवाल बनाएंगे, बहुत ज्यादा इसी में है। और एक सवाल आप लोगों का पूछते हैं डिजाइन में, तो 2 सवाल आपके डिस्टिलेशन से पूछे जाते हैं। एक सवाल आता है लास्ट में डिजाइन से, डायामीटर कैलकुलेट करना, ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो का कोई सवाल आपसे पूछ लेंगे। तो एक डिजाइन बेस्ड पूछेंगे, या तो कुछ फिगर के कॉम्बिनेशन दे देंगे
कि आपको डिजाइनिंग या अंडरस्टैंडिंग है डिस्टिलेशन कॉलम की कि नहीं है, उस तरीके से सवाल आ जाते हैं। एवरीवन आर एंजॉयिंग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सुपर, ग्रेट। तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा स्टैंड दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट। नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। 26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTO, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहाँ पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।